स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि अब सूहो एक नए फील्ड टाइप डंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था, जिस बात को सुनकर एज़िल भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सूहो हम लोग को बताता है जो हायर रैंक के हंटर्स है उन लोगों के साथ उसने क्या बातचीत की थी। स्टार डस्ट फैक्ट्री के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं फील्ड टाइप डंजन को खत्म करने में मदद करूं, लेकिन हाँ, इस डिसीजन से बाकी के गिल्ड गुस्सा हो जाएंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन लोगों ने डिसीजन पर एक कंडीशन लगा दी ताकि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ ज्यादा ना कर सके। जो कंडीशन लगाई गई है उसे पूरा करने के लिए मुझे अब एक्शन लेना होगा। मतलब अब चुप बैठने का टाइम नहीं है, मुझे काम शुरू करना होगा। अब इस बात को सुनकर तो एज़िल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुशी से सूहो से कहती है, फिर तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर हम भी आपके साथ चल रहे हैं ना। ग्राउल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद शायद क्या जरूर यंग मोनार्च उसकी भी हेल्प लेंगे डंजन्स को क्लियर करने के लिए। जिसपे सूहो उन लोगों से कहता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुला लूंगा। और ये बोलकर सुबह वहां से चला जाता है। लेकिन एज़िल और ग्राउल ये बात सुन के सदमे में आ जाते हैं। कहते हैं क्या यंग मोनार्च। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग एक डी रैंक के फील्ड टाइप डंजन को देखते हैं जिसके अंदर सूहो गया हुआ था इस डंजन को क्लियर करने के लिए। साथ ही में बाहर काफी सारे हंटर्स सूहो का आने का इंतजार कर रहे थे और इन हंटर्स में मीहो और हंटर पार्क भी थे। मीहो को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सभी गिल्ड मास्टर्स को हो क्या गया है, आखिरकार वो लोग सोच क्या रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी जो फील्ड टाइप की डंजन थी उसकी जो ऑनरशिप है वो किसी इंडिविजुअल को देना जैसे कि ये दे दिया गया। ये हो क्या रहा है यहाँ पर। मीहो कहती है कि उन लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इससे जो गिल्ड की इनकम है उस पर कितना ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसी कौन सी डील की है इस हंटर सांग सूहो के साथ। और मैं इस चीज के बारे में सोचती हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को इस काम के लिए असाइन तक नहीं किया। हम लोग जो कि ए रैंक और उससे ऊपर के हैं, हम लोग तो डी रैंक की जो फील्ड टाइप की डंजन्स है उसको तो बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम हमको ना देकर सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया ताकि नंबर पूरे हो सके। तभी सांग किहून जो कि हंटर गिल्ड का एक मेंबर है वो मीहो से कहता है, मुझे तो ये सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये जो सांग सूहो है वो अकेला ही तीनों काम संभाल रहा है। एनिमी को कंट्रोल करना, रिसोर्स निकालना यानी माइनिंग करना और चीजों को इकट्ठा करना। नॉर्मल हंटर के लिए ये काम अलग अलग टीम करती है, लेकिन ये तीनों के तीनों काम वो बंदा अकेला कर रहा है। तुम इस चीज को लेकर क्यूरियस नहीं हो? जिसपे मीहू उससे कहती है ये बस स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग कर रहा है, असल में वो इतना कैपेबल नहीं होगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। मीहो अपने मन में सोचते हो कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे फादर पुरानी दुनिया की यादों वाली बातों में इतना ज्यादा फंस गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये सब अभी भी मैटर करता है। हंटर किहून अपने मन में सोचते हो कहता है, एक हंटर जो कि ताकतवर बन सकता है, ग्रो कर सकता है। चलो देखते हैं कि आखिरकार गिल्ड मास्टर चोई की बातों में कितनी सच्चाई है। और अब हंटर पार्क बेचारा क्या ही बोले, वो तो बस सूहो का इस डंजन से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और तभी यहाँ पर एकदम से बहुत बड़ा झटका सा आता है जिसको महसूस कर कर सभी लोगों को लगता है कि ये कोई भूकंप आ गया है और इसीलिए सभी लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। और तभी वो लोग अपने सामने सूहो को देखते हैं जो कि उस डंजन से बाहर आ रहा था। हंटर किहून ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, क्या इसे इस डंजन के अंदर गए हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए और इसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। सभी लोग सूहो के इस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि हम हंटर्स को तो एक डंजन को क्लियर करने में काफी समय लगता है और साथ ही में बहुत सारे हंटर एक साथ जाते हैं, लेकिन सूहो ने तो इस डंजन को कुछ मिनटों में ही क्लियर कर दिया। सूहो यहाँ पर आकर इन सभी लोगों को थैंक्स कहता है उसका इंतजार करने के लिए। सूहो उन लोगों से कहता है कि वैसे बॉस को खत्म करने में तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन मैजिक क्रिस्टल को इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मुझे आज 3 और डंजन्स को क्लियर करना है, तो क्या हम लोग नेक्स्ट फील्ड टाइप डंजन पे चलें? बाकी सभी लोग तो सूहो की
इस कैपेबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उनके पास तो शब्द ही नहीं थे कि सुहो को वो कुछ रिप्लाई दे पाए। उनकी आंख और मुंह दोनों के दोनों खुले हुए थे, ये देखकर कि सुहो ने ये काम कितना जल्दी कर दिया। इन सभी लोगों के दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि आखिरकार कैसे कैसे एक डी रैंक के डंजन को इस बंदे ने अकेला ही 1 घंटे से भी कम समय में कर दिया। क्या है ये बंदा। पार्क तो बस शांति से सुहो को ही देख रहा था। इस तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन में हंटर चोई और बाकी सभी हंटर्स को देखते हैं। हंटर चोई बाकी हंटर्स से कहते हैं कि हंटर्स, हमने हर एक फील्ड टाइप के डंजन की ऑनरशिप उसको दे दी है, लेकिन क्या सच में ये डिसीजन सही है? हाँ, मुझे ये बात मालूम है कि स्टारडस्ट फैक्ट्री एक एंडलेस सोर्स है। यहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल और मॉन्स्टर मटेरियल हमेशा मिलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जिसपे हंटर बेक मिस्टर चोई से मजे लेते हुए कहते हैं, गिल्ड मास्टर चोई, आप हर एक चीज को सिर्फ पैसों के एंगल से देखते हैं, तो डंजन्स और मनी, और अगर इटेरियम दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है तो डंजन्स और मनी दोनों का कोई मतलब नहीं बचेगा। जिसपे हंटर चोई कहते हैं, हाँ फिर भी ये थोड़ा सा अजीब तो है। हंटर चोई हंटर लिम की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा फील्ड टाइप डंजन थे, वही इंसान उनको दूसरों को देने के लिए सबसे ज्यादा जोर डाल रहा था ताकि फायदा उसी को मिले। उसको लग रहा था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, इसलिए शायद उसने इस डिसीजन में अपना ज्यादा सहयोग दिया ताकि वो अपना गिल्ड थोड़ा कम कर सके। जिसपे हंटर लिम कहता है, फील्ड टाइप डंजन के अंदर स्टारडस्ट फैक्ट्री मिलना प्रूफ है कि ये डंजन कंट्रोल के बिना रहने पर वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकते हैं, और अगर हम उस अवेकिंग ड्रग को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं जिसने लिम इंसुंग जैसे इंसान को एक मॉन्स्टर से भी बहुत खतरनाक चीज बना दिया, तो जो भी मेहनत या नुकसान होगा वो हमारे लिए ठीक होगा। जिसपे हंटर चोई कहते हैं, लेकिन अगर दूसरी दुनिया से आने वाली ये मॉन्स्टर्स वैसे ही मॉन्स्टर लग रहे हैं जैसे कि पहले के टाइम में थे, ऐसी सिचुएशन में क्या हम लोग कुछ कर भी पाएंगे? अब इस बात को सुनकर तो हंटर बेग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई शब्द नहीं थे इस बात पर रिप्लाई देने का। तभी इन लोगों की चुपचाप से बात सुन रहे मिस्टर वू एकदम से बोलते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग बेमतलब की चिंता कर रहे हो। अब मिस्टर वू च्यूल को इस तरीके से बोलता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर वू आगे कहते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अपनी मर्जी से इग्नोर कर सकते हैं। हम चाहें या ना चाहें हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा, और अगर बात सुहो की है तो वो खुद संभाल लेगा, हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर वू अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, फील्ड टाइप डंजन पर गिल्ड का ऑनरशिप खत्म करना, अगर ये रूल लगाया गया तो गिल्ड भड़क जाएंगे और बड़ा हंगामा होगा। हम लोग को उसी मीटिंग का एक सीन बताया जाता है जब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मिस्टर चोई सुहो से एक सवाल करते हुए कहते हैं, कुछ हंटर्स जैसे कि बेक मीहू, पार्क डोजिन, उनके पास पुरानी दुनिया की कोई यादें नहीं है, तो हम ये जो दूसरे दुनिया से आने वाले घुसपैठियों की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारी इस बात के ऊपर इतना जल्दी भरोसा कर पाएंगे। उन लोगों को समझाना आसान नहीं होगा। जिसपे सुहो कहता, उन लोगों को समझाना। तभी मिस्टर वो कहते हैं, हो एक तरीका है जिससे हम लोग उन लोगों को समझा सकते हैं, नेशनल हंटर क्लास, नेशनल लेवल हंटर्स, जैसे कि थॉमस एंड्रे यूएसए से, लिू जिकैंग चाइना से, और सिद्धार्थ बच्चन इंडिया से। ये हंटर्स कोई नॉर्मल लोग नहीं होते, इनकी पर्सनल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे देश की पावर के बराबर होती है। काफी सारे हंटर्स उनकी इस ताकत के पीछे खींचे चले जाते हैं। अगर सुहो नेशनल लेवल हंटर बन जाता है या उस लेवल से भी ऊपर चला जाता है, तो लोगों को समझाने के लिए इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुहो नेशनल हंटर क्लास को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता, ओ नेशनल हंटर क्लास। सुहो थोड़ा सा शांत होता है और उसके बाद कहता है, तो फिर ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में मैं एक इतना ज्यादा ताकतवर हंटर बन जाऊंगा ताकि मैं किसी भी हंटर को समझा सकूं। इसके बाद प्रेजेंट में हम मिस्टर वू को देखते हैं और वो एक गेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तो चलिए अभी हम लोगों को अपनी उस लड़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि अभी हमें लड़नी है। और फिर वो उस गेट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे, ऐसे अलग अलग जगह के अलग अलग गिल्ड के लोग, और यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स थे अलग अलग गिल्ड के। और फिर वो सीन वहीं पर ही कट होता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग सुहो को देखते हैं जो कि फील्ड टाइप डंजन के अंदर जा जाकर उसके सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने कितना बड़ा और कितना
पावरफुल मॉन्स्टर आ रहा है, वो तो उन सभी मॉन्स्टर्स बड़े ही आसानी से खत्म कर कर अपने आप को लेवल अप कर रहा था। और इसी तरीके से जब वो इस फील्ड टाइप के डंजन को क्लियर करके अपने शैडो सोल्जर के साथ वहां से बाहर निकलता है, तो हंटर किन्हू वो तरफ देखते हुए कहता है, हंटर मीहू, इस समय जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ क्या सच में ऐसा हो रहा है? उसके इस सवाल को सुनकर हंटर मीहू भी कहती है, यही सेम क्वेश्चन तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। इसने सिर्फ इन 2 दिनों के अंदर 2 डी रैंक्स की, 4 सी और 2 बी रैंक्स की फील्ड टाइप डंजन को क्लियर कर दिया। हंटर किन्हू कहता है, इसने इतना सब कुछ अकेले ही कर दिया, ये तो काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन इन सब से भी ऊपर इसने जितनी बार इन डंजन्स को क्लियर किया है, हर बार इसकी जो माना है वो बढ़ती जा रही है। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सच में कि ये एक ऐसा हंटर है जो कि ग्रो कर सकता है, यानी एक ऐसा हंटर एग्जिस्ट करता है जो कि ताकतवर हो सकता है, लेवल अप कर सकता है। सुहो अपनी पावर को देखते हुए कहता है, पावर का लेवल मैजिक पावर एमपी से डिसाइड होता है। जैसे जैसे मेरी माना रैंक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शैडो अथॉरिटी यूज करना इजी हो रहा है। तभी बेरू सुहो से कहता है कि यंग मोनार्च, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी माना पावर को एस रैंक के हंटर की माना पावर से कंपेयर करूँ? जिसपे सुहो बेरू से कहता है कि कोई बात नहीं बेरू, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कर ली है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पार्क को, तो शायद सुहो ने पहले ही पार्क के साथ अपनी जो माना लेवल है उसको कंपेयर कर लिया है, और शायद पार्क भी यहाँ पर सुहो की माना लेवल को अपने आप से कंपेयर कर चुका था। उसे भी समझ में आ गया था कि सुहो की माना लेवल उसकी तुलना में कितनी है। इसके बाद हम लोग एक घर को देखते हैं। अब इस घर को देखकर पहले आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट कर कर कि आखिरकार ये वाला घर किसका है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये वाला जो घर है वो सुहो का है, लेकिन आप लोग को याद होगा ये वाला जो घर है सांग जिनवू ने अपने ले लिया था जब सुहो छोटा बच्चा था। आशा है कि आप लोग को याद होगा। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। सुहो अपने घर में जाता है, और जब वो अपने घर में चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा शक होता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि मेरे घर के अंदर इस समय कोई है। इस तरफ हम लोग किसी को देखते हैं जो कि सुहो के घर के अंदर ही सुहो की फैमिली फोटो को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये कितनी शर्म की बात है। अगर तुम्हारी फैमिली पहले मेरे हाथ लग जाती तो मैं उनको भी उसी दर्द, तकलीफ और बर्बादी वाली कंडीशन में डाल देता जैसी जिंदगी मैं खुद जी चुका हूँ। तो आखिरकार तुम आ ही गए सांग सुहो। तो ये असल में कोई और नहीं वांग डोंग सू का भाई वांग डोंग सू था, जो कि एक एस रैंक का हंटर है। और वो सुहो की फैमिली फोटो को जमीन पर फेंक देता है, और वो सुहो के आंखों के सामने ही उसकी फैमिली तस्वीर को अपने लातों से कुचल कर तोड़ देता है, और सुहो से कहता है, ओ तो तू फाइनली आ गया सांग सुहो। सुहो अपने सामने ही अपनी फैमिली फोटो को टूटता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो ध्यान से वांग डोंग सू को देखता है। वो उसकी शक्ल देखते हुए कहता है, ओ ये बंदा, ये तो एस रैंक का हंटर वांग डोंग सू है ना। उसे वो पल याद आता है जब मिस्टर वू ने उसे वांग डोंग सू के बारे में बताया था। उन्हें बताया था कि जो कैदी प्रिजन तोड़ के भागे थे, तो उस इंसिडेंट के पीछे जो बंदा था वो वांग डोंग सू का छोटा भाई था। और ऐसी अफवाह है कि वांग डोंग सू ने ये सब इसलिए करवाया था ताकि वो अपने भाई को वहां से भगा सके। और अगर ये बात सच है तो ऐसा हो सकता है कि वो शायद तुम्हारे पास आए, जो कि इस पूरे इंसिडेंट का हीरो है। वांग डोंग सू कोरिया के एस रैंक हंटर में भी सबसे ज्यादा पावरफुल हंटरों में से एक है। तुम्हारी विश के हिसाब से तुम्हें कोई बॉडीगार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कभी वांग डोंग सू सामने मिल जाए तो फाइट करने की सोचना भी मत, तुरंत भाग जाना। आसान शब्दों में कहूँ तो वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर उसका सामना तुम्हारे सामने कभी हुआ तो बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वहां से भाग जाओ। इसके बाद फिर से हम लोग प्रेजेंट में सुहो को देखते हैं, जो कि वांग डोंग सू से कहता है, क्या तुम यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने के लिए आए हो? अगर हाँ तो करोगे क्या? क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारे भाई को मारा है। तुम्हारे भाई को जिस बंदे ने मारा है उसका नाम कैंग है। अब इस बात को सुनकर तो वांग डोंग सू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचते हो कहता है, क्या ये बंदा सिर्फ मेरे बारे में ही नहीं बल्कि कैंग के बारे में भी जानता है? जिसपे वांग डोंग सू सुहो से कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है कि
तुम जैसे इंसान ने, जिसकी कोई औकात ही नहीं मेरे सामने, उसने मेरे प्लान के बीच में दखल दिया। जिस पे सूहो उससे कहता है कि तुम सुधरने लायक नहीं हो और तुम मानोगे भी नहीं, तो चलो वांग डोंग सू, इस बात को किसी और जगह पर निपटाते हैं। जिसकी बात सुनकर वांग डोंग सू मुस्कुराते हुए सूहो से कहता है, क्यों बे, मैं तेरी बात क्यों मानूं? जिस पे सूहो गुस्से में अपने पीछे दीवार पर खींचकर एक पंच मारता है, जिससे दीवार में दरार आ जाती है। जिसके बाद सूहो बड़े आराम से वांग डोंग सू से कहता है, मेरे अंकल मेरी ज्यादा चिंता करते हैं, 5 मिनट से भी कम समय में यहाँ पर सिक्योरिटी और हंटर की भीड़ आ जाएगी, तो क्या फिर भी तुम कहीं और चलने के लिए मना करोगे? सूहो की ये बात सुनकर वांग डोंग सू थोड़ा सा नाराज होते हुए और हंसते हुए कहता है, घमंडी बच्चा। और फिर सूहो और वांग डोंग सू एक खाली जगह पर आ जाते हैं। वांग डोंग सू लड़ाई के लिए तैयार होते हुए सूहो से कहता है, तुम मेरे सामने डर नहीं रहे हो, इसका मतलब ये पक्का हो गया है कि तुम्हारी रीअवेकिंग हुई है। तो क्या तुमको एक एस रैंक की क्लास मिली है? जिस पे सूहो उससे कहता है कि इस चीज का तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, वैसे तुमको वो स्टार फ्रैगमेंट कैसे मिला? जिस पे वांग डोंग सू सूहो से कहता है, क्या क्यों, तुम्हें भी अपनी पावर बढ़ानी है क्या? तुम्हें पता भी है आजकल ये चीज मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा? अब वांग डोंग सू की ये बात सुनकर तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो मन में सोचते कहता है, क्या मतलब ये चीज इसको इटालियन के द्वारा नहीं दी गई है, तो फिर कहाँ से मिली इसे? वांग डोंग सू अपना चश्मा उतारते हुए सूह से कहता है कि सिर्फ कमजोर लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि तुम एस रैंक बनने की वजह से थोड़ा सा जोश में आ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुमको समझाता हूँ कि असली एस रैंक का हंटर कैसा होता है। तो चल मैं तेरे को बता देता हूँ कि सारे एस रैंक के हंटर बराबर नहीं होते हैं। और गुस्से में सूहो की तरफ ही बढ़ रहा होता है उसको पीटने के लिए। सूहो भी बड़े ध्यान से वांग डोंग सू को ही देख रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ली मिन सुंग की तुलना में ये काफी ज्यादा ताकतवर है, और मैं इससे पहले जितने भी एस रैंक से लड़ा हूँ उसकी तुलना में भी इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और सही मायने में कहा जाए तो ऐसा पहली बार है जब मैं एक रियल एस रैंक के हंटर से फाइट कर रहा हूँ। मैं खुद को टेस्ट करना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वो काफी ज्यादा तेजी से वांग डोंग सू की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।